नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सर आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं विज्ञान विषय के विभिन्न टॉपिकों पर विभिन्न प्रकार के वीडियो लेकर के आता हूँ जो क्लास 9 से लेकर के 12 के लिए महत्वपूर्ण था। पिछले 3 दिनों से मैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी के वन लाइनर प्रश्नों को आप लोगों को बताया। अब वन लाइनर प्रश्न जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। फिर हम अपने उसी नेक्स्ट क्रम में जो हमारी टॉपिक चलती थी उसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे सेल की। सेल का मतलब बायो में होता है कोशिका। इसको हम बायो में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका। अगर इसी सेल का मतलब फिजिक्स में देखेंगे तो इसका मतलब बैटरी होती है, ठीक है, या सेल। तो हम लोग कोशिका के बारे में बात करते हैं। कोशिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर कोई पूछे कि आपसे कोशिका क्या है तो आप उसको बता सकते हैं कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। या हम कह सकते हैं कि सेल इज द structural and functional unit of body मतलब कोशिका जो है ये हमारे शरीर की संरचनात्मक, आदमी जैसा भी छोटा बड़ा लंबा, ठीक है, बौना, लाल पीला हरा नीला, वैसे तो आदमी लाल पीले हरे नीले होते नहीं, लेकिन जिस भी रूप में काला पीला दिखता है वो किसके उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोशिका जिम्मेदार है। मतलब कोशिका की वजह से ही उसकी रंग रूप बनावट ये सारी की सारी, और जो भी कार्य करता, उठना बैठना खाना पीना चलना दौड़ना, सारी की सारी क्रियाएं जो भी वो करता है तो उसका सारी की सारी क्रियाएं किसके माध्यम से होती है? कोशिका के माध्यम से होती है। तो इसलिए कोशिका जो है यह हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों प्रकार की इकाइयां हैं। दूसरी चीजें हम ये कह सकते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका, अभी आपने क्या होंगे पिछला वीडियो वन लाइनर वीडियो जो हमने बनाया था तो उसमें बताया था कोशिका की खोज। अगर कोशिका की खोज इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो आप सीधे बताइए 1665 में किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। अब अगर आपसे पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया तो वहां पे आपका उत्तर बदल जाएगा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक हो जाएगा, उत्तर बदल जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। अब हम देखते हैं कि मतलब कोशिका की संरचना, हम लोग वैसे कोशिका का प्रकार भी देख लेते हैं। एक मिनट, कोशिका का प्रकार, कोशिका के प्रकार, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक दूसरा होता है यूकैरियोटिक। एक होता है यूकैरियोटिक। एक कोशिका क्या हो गई? प्रोकैरियोटिक हो गया और दूसरा क्या हो गया? यूकैरियोटिक हो गया। तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा यूकैरियोटिक होता है। अब प्रो, अगर इसकी इंग्लिश में मीनिंग देखें तो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव का मतलब आदि, और आदि का मतलब प्राचीनतम का मतलब सबसे पुराना, प्रीमिटिव। और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियन, मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो नॉट वेल डेवलप, या मतलब सही तरीके से विकसित नहीं होगा। सो मतलब अब अगर यूकैरियोटिक में देखेंगे आप तो ये सब लैटिन वर्ड होते हैं। यूकैरियोटिक, इसका मतलब क्या देखेंगे? यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है गुड और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस,
मतलब इसका जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप होगा, इसका न्यूक्लियस नो वेल डेवलप, प्रोकैरियोटिक का नो वेल डेवलप, यूकैरियोटिक का वेल डेवलप, दोनों के न्यूक्लियस से संबंधित चीजें से संबंधित हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना जानने से पहले आप ये जानिए कि मान लिया दो प्रकार के, हम तो अभी तक दो ही जीवों में मैक्सिमम देखिए, आप पौधों में देखिए और जंतु में देखिए। एक कोशिका मैं इधर बना रहा हूं, ये जनरली एक सेल बना दे रहा हूं, ये एक सेल है यूकैरियोटिक कोशिका, और बीच में एक केंद्रक है, बीच में क्या है, एक केंद्रक है। तो इस कोशिका, और एक इधर बना दे रहा है, ये एक है, और ये थोड़ा बड़ा बन गया, ये इस तरीके से बना है, और इसके बीच में एक केंद्रक है। अब देखो इधर हम लोग बात करते हैं कि जंतु कोशिका है, क्या है, जंतु कोशिका है, और इधर की हम लोग बात करते हैं कि क्या है, पादप कोशिका है। मतलब इधर का जंतु कोशिका, उधर का पादप कोशिका। तो सबसे पहले दोनों कोशिकाओं में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं और कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो क्या सिमिलरिटीज होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स जो जंतु कोशिका है, मतलब एनिमल सेल है, एनिमल सेल के बाहर एक ऐसे पतली झिल्ली होती है, एक ऐसे पतली झिल्ली इसके सेल के बाहर होती है। ये झिल्ली ऐसे चारों तरफ फैली रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कला कहते हैं, या सेल मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या क्या हो सकता है, तो इसका नाम प्लाज्मा कला, प्लाज्मा कला, और इसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, या इसी को प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं आप, प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसको दो तीन नाम होते हैं। और अब आप पौधों की कोशिकाओं में देखेंगे, तो पौधों की कोशिका में सबसे पहले कोशिका के बाहर की तरफ एक मोटा सेल वॉल होता है। क्या होता है, एक सेल वॉल होता है, मोटा सेल वॉल होता है, और जो किससे निर्मित होता है, सेल्यूलोज से निर्मित होता है। ये किससे बना होगा सेल वॉल है, तो यह सेल वॉल सेल्यूलोज से निर्मित होता है, सेल्यूलोज। इसीलिए आप देखिए किसी भी लकड़ी में दीमक लग जाते हैं, वो क्या खाते हैं, इसी कोशिका के सेल्यूलोज को खाते हैं। सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली बच्चे जो इंटर लेवल के हैं वो समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेल वॉल है, या सेल्यूलोज से निर्मित होता है। और इसके अंदर जिस तरीके से जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होती है, वैसे इसमें भी क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां एक पतली प्लाज्मा झिल्ली होती है, और इस प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या होता है कि ये अर्धपारगम्य होते हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये कस्टम इंस्पेक्टर का काम करता है। भाई कोई अंदर जा रहा है तो ये इंस्पेक्शन करेगा, हु आर यू, आप अंदर कैसे जाएंगे, पूरी आइडेंटिफिकेशन दीजिए। अगर आप उस क्राइट एरिया के अंदर आ रहे हैं, उस दायरे के अंदर आ रहे हैं कि अंदर जाने वाले हैं, तब तो आपको अंदर जाने देगा, अन्यथा आपको वहीं पे रोक देगा। तो ये कस्टम इंस्पेक्टर का काम करता है। ये बाइलेयर मेम्ब्रेन होता है, इसके बारे में, इसकी स्ट्रक्चर भी थोड़ी बड़ी होती है, चूंकि हम इस वीडियो के माध्यम से उसे नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो आगे हम क्या करते हैं, फिर देखिए ये सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के नीचे एवरीथिंग, जो कुछ भी होगा, मतलब आप यहां डॉट लाइन से ऐसे दिखा सकते हैं, जो कुछ भी होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी क्या क्या दिख रहा है आपको, तो आपको दो चीजें दिख रही होंगी। एक बड़ा सा गोला दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, एक बड़ा सा गोला दिख रहा है। तो इस बड़े से गोले को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक। ये जो बड़ा सा गोला दिख रहा है, इस बड़े से गोले को क्या कहेंगे, केंद्रक कहते हैं। इसको हम लोग केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। इस बड़े से गोले को क्या कहेंगे, केंद्रक या न्यूक्लियस कहेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन पाई जाती है। ये क्रोमैटिन धागा है, क्या है ये, क्रोमैटिन धागा, इसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। और यही क्रोमैटिन बाद में क्या बन जाता है, गुणसूत्र, और इसी के अंदर होते हैं, क्रोमैटिन क्या बनेगा, गुणसूत्र बनेगा। और इसी के अंदर क्या होते हैं, डीएनए या न्यूक्लिक एसिड या आरएनए होते हैं।
ये इसके अंदर भी सेम चीजें होंगी। अगला, अब देखिए जो आपका प्लाज्मा कला था, प्लाज्मा कला के नीचे बीच में एक केंद्रक है और केंद्रक और प्लाज्मा कला के बीच में जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, इस तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं इसको? कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होंगे। जैसे कौन कौन से कोशिकांग होंगे आप बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। क्या होगा? ER हम लिख दे रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जीबी होगा, गाल्गी बॉडी होगा, लाइसोसोम होगा, राइबोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगी। तो ये सारे के सारे कोशिकांग इसके अंदर पाए जाएंगे। इधर भी सारे के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और एक एक कोशिकांग का अपना महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे हम लोग अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, किसके बारे में बात करें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है SER, SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है RER, इसका मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब लोग क्या करते हैं? राइबोसोम के साथ जुड़ के प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। गाल्गी, इसकी खोज किसने किया? पोर्टर ने किया था। गाल्गी बॉडी आया आपका, गाल्गी बॉडी, गाल्गी बॉडी का काम क्या है? तो ये स्रावी पदार्थों का निर्माण करता है, लाइसोसोम के निर्माण में भी ये भाग लेता है। और इसकी खोज किसने किया था? कैमलो गाल्गी ने किया था। लाइसोसोम जो है उसमें एंजाइम्स भरे होते हैं, उसके फटने से पूरी कोशिकाएं पच जाती है, इसलिए उसे सुसाइड हो गया, आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। उसकी खोज किसने किया? डी दवे ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप जान ही रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? वो श्वसन में भाग लेता है। जो ऑक्सीकरण भोजन का होता है तो उसके पश्चात एनर्जी निकलती है और एनर्जी एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। इसलिए एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसका पूरा नाम होता है। और एटीपी को हम लोग कॉइन ऑफ एनर्जी कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये सारे इसी तरीके से पौधों में एक होता है लवक, जिसे प्लास्टिड कहते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के कारण पौधे रंगीन होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण पौधे हरे होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के कारण पौधे रंगहीन होते हैं। तो ये सारी की सारी संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है। तो ये बेसिकली हमारा एक छोटा सा वीडियो था, रिवीजन था, एक समझिए कि एक छोटा रिवीजन था कोशिका से संबंधित। तो इस वीडियो को जरूर आप देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। चैनल का नाम स्टडी विद डीके सर, आप खाली स्टडी विद डीके सर लिखेंगे तो हमारा फोटो आ जाएगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।